वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TM CM IAS। सो डियर स्टूडेंट, आप सब भूगोल के छात्र हैं। ये है प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर भूगोल का सेकंड पेपर, जिसकी अवध सीरीज है राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए ये अवध सीरीज का भरपूर एनालिसिस, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट काम आने वाला है, जिसको पढ़कर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठें और अच्छे अंक, अच्छे क्या अंक, बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेकंड पेपर का नाम देख लेते हैं। ये है एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी, हिंदी में है भू आकृतिक विज्ञान। इसका सिलेबस ये इंग्लिश में है, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट पेज पे हिंदी भी इसका सिलेबस है, वो भी देख लेंगे आप। ठीक है, ये देखिए सारे आपका सिलेबस है। ये है अति लघु उत्तरीय का पहला सेक्शन, दूसरा है लघु उत्तरीय का, और तीसरा है खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कुछ और प्रश्न भी दीर्घ उत्तरीय के इसमें दिखेंगे, जो कुछ इस तरह से हैं। और अब हम स्टार्ट करेंगे आज अति लघु उत्तरीय। ये पहला वीडियो है जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भू संतुलन शब्द का अर्थ बताइए। देखिए, भू संतुलन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डटन नामक भूगोलवेत्ता ने 1889 में किया था। उनका उद्देश्य भूतल के असमतल भागों अर्थात धरातल के ऊपर उठे भागों एवं नीचे धंसे भागों में स्थिरता अथवा संतुलन स्थापित करना था। ट्रिवार्था, ये सब लेखक हैं, इसको जरूर याद रखेंगे। ट्रिवार्था ने भू संतुलन की निम्नलिखित परिभाषा दी है, जो जैसे परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों पर्वत, पठार, मैदान तथा नीचे धंसे क्षेत्रों झील एवं महासागर में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता की दशा को भू संतुलन कहते हैं। भू संतुलन का इतना सा अर्थ है कि आप इस पृथ्वी पर पहाड़ भी हैं, ठीक है, नदियां हैं, जल हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी एक संतुलन बना हुआ है। पृथ्वी घूम रही है, फिर भी एक संतुलन बना हुआ है। उसकी वजह तो है हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इसी की वजह से ये सब संतुलन बना हुआ है। तो ये परिभाषा थी भू संतुलन की। अब प्रश्न नंबर 2 है भू आकृति विज्ञान की परिभाषा दीजिए। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान मूलतः स्थल स्वरूपों का विज्ञान है। यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। इसमें वॉरचेस्टर के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लेखक, उनको याद कर लेंगे। भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचनों का व्याख्यात्मक वर्णन है। और दूसरा क्या है, स्ट्राहॉलर महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उनके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा यह भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग भी है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज आंसर पे। देखिए, बालुका स्तूप की बात कर रहा है। बालुका स्तूप पवन द्वारा रेत के निक्षेप से निर्मित टिब्बे या स्तूपों को सॉरी, नॉट बालिका, बालुका स्तूप कहा जाता है। इन उस स्तूपों के आकार तथा स्वरूप में बहुत अंतर होता है। यद्यपि बालुका स्तूप रेगिस्तानी भागों में प्रमुख स्थल के रूप में पाए जाते हैं। रेगिस्तानी भागों के अलावा जहाँ कहीं भी शुष्क रेत सुलभ होती है, वहाँ पवन इतनी वेगशाली होती है कि उनको निक्षेपित करके बालुका स्तूपों का निर्माण कर देती है। इस प्रकार बालुका स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों, सागर तटीय भागों, झीलों के रेतीले तटों पर पर भी होता है। देखिए स्तूप कैसे बना हुआ है, ये देखिए, ठीक है। कहीं इकट्ठा होते हैं, जैसे रेत को रोकने के लिए एक पत्थर या फिर कुछ तो ढेर होना चाहिए जिसके ऊपर रेत रोक सके। तो ऐसे देखिए अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप बना हुआ है। यहाँ पर देखिए ये बालू का स्तूप बना हुआ है। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 4, बजाड़ा किसे कहते हैं। देखिए, प्लेया तथा पर्वतीय अग्रभाग के मंद ढाल वाले मैदान होते हैं। इस मैदान का निचला भाग जो कि प्लेया से मिलता है, बजाड़ा कहलाता है। इसका निर्माण मलबा के निक्षेप द्वारा होता है। ऊपरी भाग को पेडिमेंट कहा जाता है। बजाड़ा का निर्माण पेडिमेंट के नीचे तथा प्लेया के किनारे पर जलोढ़ पंखों के मिलने से होता है। बजाड़ा के ढाल में पर्याप्त अंतर होता है। बजाड़ा के विस्तृत होने पर उस पर छोटी छोटी जलधाराओं का आविर्भाव हो जाता है।
इनके कारण बजाडा कई भागों में विभक्त हो जाता है। बजाडा के ऊपरी भाग में मलबा की मोटाई कम तथा निचले भाग में प्लेया के पास अधिक होती है। यहाँ से देखिए ये है पर्वत, पर्वत कुछ पर्वत होते हैं। बीच में जब यहाँ से पानी इधर आता है, बीच में कुछ इकट्ठा हो जाता है, इसी इसी को बजाडा बोलते हैं, ठीक है? और देखिए ये पर्वत है यहाँ, और ये बीच में जो इकट्ठा हुआ है इसको बोलते हैं प्लेया, ठीक है? बीच में जो इकट्ठा हुआ है, और प्लेया और ये पर्वत के बीच के स्थान को देखिए यहाँ पे मार्क लगा, इसे बजाडा बोलते हैं। और इधर के भाग को, और ये जो छोटा छोटा भाग है इसको पेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है? ऐसे चित्र बना सकते हैं आप। इसके बाद आता है हमारा रासायनिक अपक्षय और बरखान। रासायनिक अपक्षय क्या है, पढ़ते हैं। रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के नष्ट होने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में मिलने वाली गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। अपक्षय की दृष्टि से ये तब तक निष्क्रिय रहती हैं जब तक इनका संपर्क जल से नहीं होता। जब इनका संपर्क जल से होता है तो ये सक्रिय घोलक बन जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है और चट्टानें नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन आदि क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। रासायनिक अपक्षय यानी जैसे कोई, समझ लो अपनी स्किन ही है, ठीक है? उस पे केमिकल डाल दो तो स्किन अब जल जाएगी, इधर से उधर चली जाएगी, ठीक है? तो इसी को रासायनिक अपक्षय बोलते हैं। तो ऐसे पर्वतों पर, पठारों पर, पत्थरों पर भी अगर बहुत सारे रसायन गिराओ तो पर्वत धीरे 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 कमजोर होने लगता है ना, तो इसी को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। और रासायनिक अपक्षय में जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, और कार्बोनेशन की क्रिया होती है, हाइड्रेशन की क्रिया होती है। ये सब क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। और बरखान क्या है? देखिए बरखान अनुप्रस्थ बालुका स्तूप का ही विशिष्ट रूप होता है। इनका आकार चापाकार या नौचंद्राकार होता है तथा तुर्किस्तान में वे अधिक संख्या में मिलते हैं। बरखान मुख्य रूप से प्रचलित पवन की अनुप्रस्थ दिशा तथा अर्थात समकोण पर निर्मित होते हैं। इनका पवनमुखी ढाल उत्तल उत्तल तथा पवन विमुखी ढाल अवतल होता है। इनके शिखर की ओर पूर्ण विकसित दो सींगें होती हैं जो कि पवन के चलने की दिशा में निकली निकली रहती हैं। बरखान मध्य में सर्वाधिक ऊंचे होते हैं, ठीक है? ये इस तरह इसका चित्र बना है। इसको आप ध्यान से इसको बना भी सकते हैं, ठीक है? हवा इधर से चलेगी तो इधर इकट्ठा होगा, ठीक है? ऊपर से ऐसे ढालनुमा बन जाएगा संरचना। अब आता है प्रश्न नंबर 7, प्लेट किनारा। प्लेट किनारा क्या है? प्लेटों की गतिशीलता के कारण इनके किनारे या सीमाएं तीन प्रकार के पाए जाते हैं। देखिए पहला है विनाशात्मक या अभिसारी किनारा। जैसे इधर से प्लेट आ रही है, इधर से प्लेट आ रही है, तो दोनों में टक्कर होगी, ठीक है? और एक होता है रचनात्मक या अपसारी किनारा। अच्छा यहाँ पे जब ये हिमालय जो है इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है? जो बीच में से मलबा उड़ के बन गया है, क्या कहते हैं, वलित पर्वत जिसे हिमालय बोलते हैं। और रचनात्मक या अभिसारी किनारा, जैसे एक प्लेट इधर भाग रही है, एक प्लेट इधर भाग रही है, ठीक है? तो यहाँ पर जगह खाली होगी, तो यहाँ पर निर्माण हो जाए, यहाँ पर ज्वालामुखी का लावा निकलेगा, ठीक है? यहाँ पर भरना स्टार्ट होगा तो यहाँ संरचना बढ़िया निर्माण होती है। और तीसरा है संरचनात्मक किनारा। संरचनात्मक किनारा मतलब क्या? संरक्षणात्मक किनारा, ठीक है? कंजर्वेशन थ्योरी लगती है इसमें। अब जैसे देखो एक प्लेट इधर जा रही है, अ, यहाँ से देखो एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इसी के ऊपर से जस्ट रगड़ते हुए चली जा रही है, ठीक है? तो इसको संरक्षणात्मक मतलब कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो इसे संरक्षणात्मक किनारा बोलते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में। इन सब का डेफिनेशन भी दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए विनाशात्मक किनारा क्या है? विनाशात्मक किनारों के सहारे दो प्लेटें एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं और टकराकर उनमें से भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे छेपित होती है, ठीक है? बेनिया ऑफ द जोन का निर्माण होता है, और ये सब चीजें होती है विनाशात्मक। रचनात्मक में क्या होता है? रचनात्मक किनारा में दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हटती हैं। वहां नीचे से मैग्मा उठकर नई प्लेट का निर्माण करता है, ठीक है? वही बताया था मैंने, ये चित्र है। और संरक्षी किनारा जैसे संरचनात्मक बोलते हैं, कंजर्वेशन। संरक्षी किनारा वह होता है जिसके सहारे दो प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए गतिशील हो, अर्थात ना तो अपसरण हो रहा हो ना ही अभिसरण, जैसे ही कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है? अब आता है बी आकार की घाटी, हमारी नदियों से संबंधित हो जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 है बी आकार की घाटी।
नदी अपरदन द्वारा तली को गहरा करती है, जिस कारण नदी की घाटी गहराई सदैव बढ़ती जाती है। इससे नदी की घाटी का आकार अंग्रेजी भाषा के बी आकार का हो जाता है। इसमें दीवारों का ढाल तीव्र तथा उत्तल होता है। नदी की घाटी अत्यंत तंग तथा संकरी होती है। इन घाटियों का निरंतर विकास होता है, जिससे गहराई और आकार दोनों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में निम्न कटाव के साथ ही हल्का क्षैतिज कटाव भी होता है। गहरा होने के कार्य सर्वाधिक होता है। आकार के आधार पर भी बी आकार की घाटी दो तरह की होती है। एक होता है गार्ज, एक होता है कैनियन। ये बी आकार की घाटी है। गार्ज ज्यादा गहरा होता है, देखिए ऐसे चित्र बनेगा। सॉरी सॉरी, गार्ज थोड़ा बी आकार का होता है, देखिए ज्यादा ही बी आकार का दिख रहा है, कम गहरा है। कैनियन जो है ज्यादा गहरी गहरा होता है, ये देखिए। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए, गार्ज में जब किनारे की दीवार अत्यंत खड़ी होती है तथा चौड़ाई की अपेक्षा गहराई बहुत अधिक होती है तो उसे गार्ज कहते हैं। अच्छा, गार्ज के विस्तृत रूप को कैनियन कहते हैं। ठीक, गहराई तो है इसमें, लेकिन विस्तृत रूप हो, यह आकार में विशाल किंतु अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता, बहुत ज्यादा पतला हो दिखाई देता है। ठीक है, इसे कैनियन कहते हैं। गोखुर झील, गोखुर झील किसे कहते हैं? जैसे नदी यहाँ पे जा रही है, ठीक है, अब नदी यहाँ से जा रही है और बी, लेकिन अब ऐसे हो जा रही है तो ये किनारे जो अभी ये जो ऐसे मुड़े थे, ये सब इन सबको छोड़ देती है, तो इससे जैसे गोखुर जैसा झील बन जाता है ना, जैसे उसके पैर के निशान जैसे बन जाते हैं, तो इसे गोखुर झील बोलते हैं। यहाँ पर पानी का जमा हो जाता है। जैसे प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में उत्तर किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और अवतल किनारों पर अधोन्मुखी कटाव होता है। विसर्पों के गहरे छल्लों के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों पर अपरदन के कारण कट जाते हैं। जब नदी अपने विसर्प को त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है तथा नदी का अवशिष्ट भाग गोखुर झील बन जाता है। ठीक है, यही होता है आउटलेट, ऑक्सबो लेक इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, गाय का खुर जैसा निशान बन जाता है। यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही थी, देखिए यहाँ से इसको छोड़ दी इस संरचना को। ठीक है, तब ये गाय के खुर जैसा बन गया कि नहीं? ठीक है, यहाँ से सीधी हो गई। अब चलिए देखते हैं गिर श्रृंग क्या है। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर अनेक सर्ग विकसित हो जाते हैं तो ये निरंतर अपघर्षण द्वारा पीछे हटने के कारण पिरामिड की आकार में विकसित हो जाते हैं। इस पिरामिड नुमा आकृति को गृह कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो ये श्रृंग है, गृह मतलब पहाड़ के सींगे गृह हो जाते हैं। अपक्षय समझाऊंगा नहीं, समझ लेना आप। ठीक है, अब अपक्षय क्या है? अपक्षय वह क्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानों में टूट फूट होती है। यह अपरदन से अलग है क्योंकि इनमें टूटने से निर्मित भू पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या परिवहन नहीं होता है। यह अवघटना अपने ही स्थान पर होती है। इसके बाद निर्मित पदार्थों का कुछ हिस्सा अवश्य अपरदन के कारकों द्वारा परिवहन हेतु उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, ये अपक्षय, अपक्षय मतलब क्या? वही चीज है, जैसे पत्थरों का टूट फूट या फिर स्किन का, अपनी स्किन पर एसिड डाल दो, ठीक है, वो सब रासायनिक क्रिया। तो अपक्षय मतलब जो टूटना फूटना ही होता। और नेक्स्ट पेज क्या है? अभी अपक्षय का एक और है। आमतौर पर आमतौर पर इसे जटिल प्रक्रिया माना जाता है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और विविध रासायनिक और जैविक कारक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। चट्टानों के टूटने के कारण के आधार पर अपक्षय के 3 प्रकार बताए जाते हैं, जैसे भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अब प्रश्न नंबर 12 है, अनुवर्ती जलधारा। प्रादेशिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होने वाली अनुवर्ती जलधारा या नदी सरिता भी कहते हैं। वलित पर्वतीय क्षेत्रों में अनुवर्ती नदियों का अभिनतीय गर्तों में उद्भव होता है। ऐसी नदियों को अभिनतीय अनुवर्ती सरिता कहते हैं। बाद में चलकर विकसित जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप में ये मुख्य अनुवर्ती नदियां होती हैं। सागर तल से ऊपर उठे तटीय मैदान में सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाली सरिताएं अनुवर्ती सरिता होती हैं, जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। इनमें से सबसे लंबी सरिता को मुख्य अनुवर्ती कहते हैं। भारत के तटीय भागों में अधिकांश नदियां अनुवर्ती नदियां, जैसे हिमालय से नदियां, यहाँ से नदियां निकल रही हैं, ठीक है, यहाँ से नदियां निकल रही हैं। तो अब ये मेन धारा जो हुई, जहां तक इस मेन धारा को, अब यहाँ से देखिए अनुवर्ती मतलब क्या, ऊपर ढला ऊंचाई से
ढलान की ओर जाने, उसे अनुवर्ती बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ही अनुवर्ती जलधारा ही बोलते हैं, यही मतलब था। और है, अगला क्वेश्चन है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों के नष्ट होने की क्रिया को वियोजन कहते हैं। वायुमंडल के निचले भाग में मिलने वाली गैसों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प की प्रधानता होती है। अपक्षय की दृष्टि से ये तब तक निष्क्रिय रहती हैं जब तक इनका संपर्क जल से नहीं होता। जब इनका संपर्क जल से होता है तो ये निष्क्रिय घोलक बन जाते हैं। इनके संयोग से चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन होने लगता है और चट्टानें नष्ट होने लगती हैं। इस क्रिया को वियोजन कहते हैं। रासायनिक अपक्षय में ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन आदि क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, वही टूट फूट होना। अब देखिए, फिर वही आ गया प्लेया वाला चीज, पेडिमेंट। ठीक है, थोड़ा ऊपर उठा के इसको पढ़ते हैं। देखिए प्लेया, ये चित्र है उसका। रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बेसिन को बाल्सन कहा जाता है। चारों तरफ से छोटी छोटी नदियां निकलकर बाल्सन में जाती हैं, परंतु कुछ कुछ तो रास्ते में ही सूख जाती हैं। इन नदियों में बाल्सन में जल के एकत्र हो जाने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण हो जाता है तथा जल सूखते ही झीलें समाप्त हो जाती है, जिस कारण बाल्सन की तली में सिल्ट और नमक के निक्षेप के कारण वह समतल और तथा ऊंची हो जाती है। इसे प्लेया कहते हैं। प्लेया प्रायः शुष्क होती हैं, परंतु असामयिक दृष्टि के कारण कभी कभी जल से भर जाती हैं। अधिक नमक वाली प्लेया को सैलिनास कहते हैं। प्लेया को अरब के रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा कहते हैं तथा सहारा में सट्ट कहते हैं। ठीक है, प्लेया प्लाया जब भी आए तो यही आप परिभाषा लिख देंगे, चित्र बना देंगे, हो जाएगा काम। अब आते हैं लोएस के, कहते हैं लोयस। ये चित्र है लोयस का। पवन द्वारा उड़ाई गई धूलों के निक्षेप से निर्मित जमाव को निक्षेप कहते हैं। लोयस का जमाव रेगिस्तानों से दूरस्थ भागों में होता है। इसमें मिट्टियों के कण इतने बारीक होते हैं कि इनमें परतें नहीं मिलती हैं, परंतु लोयस अत्यंत पारगम्य होती है। मिट्टी मुलायम होती है। लोयस का निर्माण उस समय होता है जबकि पवन के साथ मिली हुई धूल नीचे बैठकर एक स्थान पर बड़े पैमाने पर निक्षेपित हो जाती हैं। चीन का लोयस मैदान एक धूल निर्मित प्रमुख मरुस्थलीय लोयस मैदान है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 है, समस्थिति क्या है। समस्थिति आइसोस्टेसिस जिसको बोलते हैं। भूतल पर पर्वत, पठार, मैदान, झील तथा महासागर आदि पाए जाते हैं, जिनके आकार में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, जिससे आकृतियां आकृतियां भूतल पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रकट होता है कि ये आकृतियां एक निश्चित नियम के अनुसार संतुलित हैं, अन्यथा इनका वर्तमान स्वरूप में स्थिर रहना कठिन होता है। इससे इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता है, परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, नदी, झील, समुद्र में भौतिक अथवा यांत्रिक स्थिरता को ही दशा को ही संतुलन कहते हैं। पहला प्रश्न था ये। ठीक है, भू संतुलन या समस्थिति या आइसोस्टेसिस, ये एक ही बात है, आइसोस्टेसिस जो भी, एक ही चीज। अब आता है आपका प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, डेविस के भौगोलिक वक्र की संकल्पना। देखिए, सर्वप्रथम डेविस ने ही भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। डेविस महोदय के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृतिहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे पहाड़ है, धीरे धीरे बहुत समय हुआ वो कट छट कर अपक्षय अपर्दन जो भी सब उसका होता रहता है, तो एक बार वो मैदान में परिवर्तित हो जाता है, वही डेविस का भौगोलिक चक्र। ठीक है, एक आकृति विहीन समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न नंबर 18 है, नदी के अपरदनात्मक स्थल स्वरूप को बताइए। स्थल रूप, नदी का अपरदन कार्य विनाशात्मक होता है, क्योंकि नदियां भू सतह पर स्थित स्थल खंडों को काट छांट कर घिस कर क्षीण करती हैं। नदी के अपरदनात्मक कार्य से निम्न स्थलाकृतियों का विकास होता है। इसका अपरदन एक, इसे विनाशात्मक विनाशात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक स्थान से कुछ चीज उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, तो विनाश ही कर रही है ना। उधर भले ही निर्माण हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो विनाश ही हो गया ना। तो यही है। अब देखो, अपरदन के फलस्वरूप क्या बनता है, जैसे बी आकार की घाटी भी बताया था, कैनियन और जो भी कैनियन और गाज ऐसे बोलते हैं ना, गार्ज, यही था। इसके बाद जलप्रपात हुआ, कैटेरेक्ट हुआ, जल गर्तिकाएं बन जाती हैं। यहाँ पे देखिए जल गर्तिकाएं, नदी में नदी में जैसे जैसे कुंड बन जाता है ना, जैसे आप देख जानते होंगे, गांव के लोग, गांव के लड़के या फिर बच्चे यही जानते होंगे कि यहाँ पे कुंड बन जाता है। ठीक है, कुंडनुमा संरचना बन जाती है नदी में, तो उसे जल गर्तिकाएं भी बोल सकते हैं। पहाड़ों पर अक्सर बन जाते हैं।
स्तनप्राय मैदान हो जाता है, जैसे समतल मैदान हो जाता है। फिर कार्य या महाखंड बन जाता है। क्षिप्रिकाएं या एवं कास्केट, जैसे नदी चलती है ना, यहाँ पर बीच में पत्थर इकट्ठा बन जाते हैं ना, पत्थर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे क्षिप्रिकाएं या कास्केट बोलते हैं। और नमन या प्रताप कुंड, यही नदी वेदिकाएं। ठीक है, नदी की बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं तो वेदिकाएं हो जाती है। इसके बाद है यू आकार की घाटी किसे कहते हैं। यू आकार की घाटी देखते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनद ऐसी घाटियों से प्रवाहित होते हैं जिनकी तली सपाट एवं चौरस तथा किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। इनका आकार अंग्रेजी अक्षर के यू के समान होता है, जिसके कारण इसे यू आकार की घाटी कहते हैं। जब हिमनद वी आकार की घाटी में प्रवाहित होता है तो इनकी दीवारों को काट छांट कर सीधा सपाट कर देता है, जिस कारण वी आकार की घाटी की तली चपटी तथा पार्श्व खड़े ढाल वाले हो जाते हैं तथा ये घाटी यू आकार ले लेती है। लेकिन ये वी आकार की नहीं होगी, काट छांट कर यू आकार बना दिया। इसके बाद है अधाकर्तित विसर्ग। विसर्ग का ही मतलब है वही गोखुर झील वाला। अधाकर्तित विसर्ग का निर्माण नदी के निम्न कटाव द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में नदी के नवोन्मेष के कारण होता है। जब प्रथम चक्र के समय क्षैतिज अपरदन द्वारा निर्मित सामान्य विसर्ग में निम्न कटाव द्वारा गहरे तथा संकरे विसर्ग का निर्माण होता है तो उसे अधाकर्तित विसर्ग कहते हैं। अधाकर्तित विसर्ग के लिए विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। प्लेटों के प्रकार, प्रश्न नंबर 21 है। प्लेटों के प्रकार। प्लेट स्थल मंडल का एक भाग है जिसमें ऊर्ध्वाधर रूप से ठोस ऊपरी मेंटल मेंटल जिसको बोलते हैं, ठीक है, सागरी एवं महाद्वीपीय भूपृष्ठ सम्मिलित किया जाता है, जो दुर्बल मंडल पर तैरती हुई स्वतंत्र रूप से दूसरी प्लेटों की ओर संचालित होती रहती है। संरचना एवं आकार की दृष्टि से बड़ी प्लेटें दृष्टि प्लेटें बड़ी प्लेट एवं व छोटी प्लेट में विभाजित होती हैं। जैसे बड़ी प्लेट में क्या होता है, प्रशांत प्लेट, अमेरिकी प्लेट, ये सब पढ़ेंगे आप, भूगोल डिटेल में पढ़ेंगे तब समझाना होता है, समझ पाएंगे आप। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन भारतीय प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको बोलते हैं, अंटार्कटिक प्लेट। आप मैप में देखेंगे तो भारत और ऑस्ट्रेलिया को एक प्लेट पे स्थित है। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब देखे होंगे, ये सब एक प्लेट है पूरा। छोटी प्लेट। छोटी प्लेट में जैसे अरेबियन प्लेट है, बिस्मार्क प्लेट है, कोकोस प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, जुआन डी फ्लूगा प्लेट है, पूर्वी प्रशांत नजका प्लेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, स्कोसिया प्लेट। अब देखिए अपर्दन अपर्दन चक्र क्या होता है। अपर्दन चक्र, इरोजन साइकिल, प्रवाही चक्र या नदी के अपर्दन चक्र को अपर्दन का सामान्य चक्र कहते हैं, क्योंकि अपर्दन के अन्य सभी कारकों पवन, हिमनदी, भूमिगत जल, सागरीय लहरें में प्रवाहित जल की क्रिया सर्वव्यापी तथा सुस्पष्ट है। अपर्दन चक्र, भौगोलिक चक्र, प्रवाही चक्र, डेविशन चक्र तथा नदी अपर्दन चक्र का समानार्थी होता है। ये अपर्दन चक्र है, ठीक है, सब याद कर लेना आप। पढ़ लेंगे बस, सुन लेंगे बस, यही सब लिख देंगे, पास हो जाएंगे बढ़िया नंबर से। गारंटी है 100 में 80 नंबर लाने का काम हो जाएगा। भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक। भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक अंतर्जात बल है जो पृथ्वी के अंदर, जैसे भूकंप हुआ, ज्वालामुखी हुआ। बहिर्जात बल, जैसे उल्कापिंड उड़ गिर जाते हैं उसे, ठीक है। अंतर्जात बल के कारण अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे पटल विरूपणी बल, जैसे महादेश जनक बल, जिससे महाद्वीप का निर्माण होता है, ठीक है, जैसे प्लेट वाला कॉन्सेप्ट वहां पर आएगा। पटल निर्माणकारी बल, जैसे पर्वत निर्माण निर्माण होता है। और तनाव, संपीड़न, भ्रंशन, चटकन, बलन। इसके बाद फिर आकस्मिक अंतर्जात बल क्या है, ज्वालामुखी, भूकंप, भूमिस्खलन, एवलांस। और बहिर्जात बल के अंतर्गत निम्न कारक उत्तरदायी हैं, जैसे बहिर्जात में क्या आते हैं, परिवहन, अपक्षय, अपरदन, जैसे बहता हुआ जल, पवन, हिमनद, परिहिमानी, सागरी तरंग। आप एक काली वाली हेडिंग याद रखेंगे बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 24, टार्न या सर्क झील। सर्क बेसिन में हिम के दबाव में चट्टानी तली में अपरदन क्रिया से गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ चट्टान है और हिम जब यहाँ पर गिरता रहेगा तो यहाँ पर गड्ढे बन जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, जैसे टर्न लेके सर्क झील कहते हैं। तो इसमें हिम के पिघलने से जल भर जाता है, जिससे एक लघु झील बन जाती है। इस प्रकार की छोटी झील को सर्क या टर्न लेक या टर्न झील कहते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं।
इसके बाद हमारा अति लघु उत्तरीय समाप्त हो जाएगा। लघु उत्तरीय के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है। देखिए छत्रक किसे कहते हैं। छत्रक किसे कहते हैं? छत्रक शिला। छत्रक शिला का निर्माण तब होता है जब मरुस्थलीय भाग में कोई चट्टान अधिक ऊंचाई पर होती है। जब पवन चारों ओर से चलती है और अघर्षण कार्य के द्वारा चट्टानों के काटने का कार्य चट्टान के निचले भाग एवं आधार तल पर ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि पवन के साथ कंकड़ पत्थर तथा धूल कण केवल निचले भाग में ही रहते हैं। ऊपरी भाग अवघर्षण से अप्रभावित होने के कारण एक छतरी के रूप में शेष बच जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। देखिए छत्रक शिला, जैसे अभी एक घटना हुई थी जहाँ पर मोर और बहुत चिल्ला रहे थे, आंध्र प्रदेश का था ना। हाँ, तो वहीं पे आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक था, चौबीरा, तो वहाँ पर मशरूम चट्टान की आप चर्चा सुने होंगे इस बार। ठीक है, तो वही सब है। जैसे चारों तरफ से हवाएं काटती रहती हैं, उतनी तेज चलती रहती है, कट कट के ऐसे मशरूम की तरह। नीचे ढेर भाग कट गया, ऊपर का भाग नहीं कट पाया तो मशरूम की तरह बन गया। ये छत्रक शिला। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 26। पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। पूर्ववर्ती जलधारा उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल मंडल में उत्थान के पहले हो चुका है। साधारण अर्थों में पहले से प्रवाहित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना या स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि नदी के घाटी का विकास किसी स्थान विशेष पर हो जाता है और उसके बाद यदि नदी के मार्ग में स्थल खंड में उत्थान होता है, तो पूर्ववर्ती नदी ऊंचे उठे स्थल खंड को काटकर अपने पुराने मार्ग एवं घाटी को सुरक्षित रखती है। इस प्रकार परिभाषिक रूप में पर्वतीय नदियां वे जलधाराएं हैं जो कि स्थल खंड में उत्थान होने पर भी अपने पूर्ववर्ती मार्ग को ही अपनाती हैं। इस प्रकार पूर्ववर्ती नदियां अपने धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित नहीं होती। ठीक है, पूर्ववर्ती अपवाह आते हैं। इसका सबसे पहले से प्रभावित होने वाली जलधारा को पूर्ववर्ती धारा कहते हैं। खत्म। ठीक। अब आता है पर्वतीय संचलन। पर वह संचलन जिससे पर्वतों की उत्पत्ति होती है उसे पर्वतीय संचलन कहते हैं। परिवर्तन बल प्राय क्षैतिज रूप में कार्य करता है, अतएव इसे क्षैतिज बल भी कहते हैं। यह बल दो रूप में कार्य करता है। जब बल विपरीत दिशा में काम करता है तो इससे तनाव उत्पन्न होता है, जिससे तनाव मूलक बल कहते हैं। इससे भ्रंश दरार तथा चटकने पड़ जाती हैं। जब बल आमने सामने काम करते हैं तो संपीड़न होता है, इसे संपीड़नात्मक बल कहते हैं। इससे इससे धरातलीय चट्टानों में संबलन या बलन पड़ जाते हैं। घर्षण। देखिए घर्षण किसे कहते हैं? तनाव मूलक घर्षण। तनाव मूलक संचलन की तीव्रता के कारण जब भूपटल में एक तल के सहारे चट्टानों का स्थानांतरण होता है तो उत्पन्न संरचनाओं को भ्रंश कहते हैं। ठीक है। जैसे सामान्य भ्रंश। ठीक है, ये चट्टान है, इधर बल लगा, इधर बल लगा, बीच से चटक गई। व्युत्क्रम भ्रंश, जैसे ये एक चट्टान चट्टान थी, ये इधर जाने लगी, उसका एक पार्ट ऊपर जाने लगा, तो लटकती घाटी जिसका निर्माण हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद पार्श्वी या नति लंबी सर्पण भ्रंश होता है। सर्पण भ्रंश। एक होता है सोपानी भ्रंश, ये तीनों याद रखेंगे। सामान्य भ्रंश, व्युत्क्रम भ्रंश, सोपानी भ्रंश। यहाँ पर चट्टान है ना, इसमें सीढ़ी नुमा बन जाता है, एक एक पार्ट से हिल हिल कर सीढ़ी नुमा कर, जैसे राइन नदी। राइन नदी में ऐसे ही संरचनाएं पाई जाती है। इसके बाद है मोनाड नाक। मोनाड नाक क्या है? अपर्दन चक्र की जीर्णावस्था में समस्त क्षेत्र आकार आधार तल को समाप्त प्राप्त हो जाता है, परंतु कठोर एवं प्रतिरोधी शैलों के कुछ भाग विशेषकर अपर्दन के कारण सामान्य सतह से ऊपर उठे रहते हैं। ये समूह में न केवल न होकर छिटपुट रूप में होते हैं। इन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशियन क्षेत्र में मोनाड नाक पर्वत के आधार पर मोनाड नाक कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये नदी है, ठीक है। अब इसमें कहीं पर ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं, पत्थर पर्वत पर, इसी मोनाड नाक संरचना बोलते हैं। अब हमारा लास्ट प्रश्न है हिमोड़। हिमोड़ में क्या है? हिमनद अपने साथ बारीक कणों वाले पत्थरों को लेकर बड़े बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहाकर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है, मतलब जम जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। हिमनद द्वारा पदार्थों के निक्षेप को हिमोड़ कहते हैं। बस इतना ही काफी है, लेकिन फिर भी आगे भी पढ़ लो। जिनमें टिल की मात्रा सर्वाधिक होती है, हिमोड़ का निक्षेप हिमनद के विभिन्न भागों में होता है। हिमोड़ टिल के जमाव से निर्मित स्थल रूप होते हैं, जो कि लगभग 100 फीट या उससे भी ऊंचे होते हैं। हिमोड़ लंबे लंबे कटक के रूप में निक्षेपित होते हैं। निक्षेप के आधार पर हिमोड़ चार प्रकार के होते हैं: अंतिम या अंतस्थ हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यवर्ती हिमोड़ और तलीय या तलस्थ हिमोड़। ये एग्जाम्पल ले सकते हैं चारों। ठीक है।
तो आज हमारा इतना ही कार्यक्रम था। हमने आपकी सीरीज को कवर कर लिया है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने कवर कर लिया है सारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को कर लेंगे, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोर देना होता है आपको इसमें। वैसे तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़ लें तो आपका सारा प्रश्न वैसे भी हल हो जाएगा, लेकिन आपको ये क्या कहते हैं, शॉर्ट प्रश्न जो है वहाँ पर ज़्यादा याद आएगा। ठीक है, तो आप इसी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न बना बना कर लिखते हैं आप, और यही आपके काम आएगा। तो आप इस अति लघु उत्तरीय प्रश्न को ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, उसको मैं पढ़ूंगा, उसको आप याद रखेंगे, अंतिम टाइम में उसे रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, और जिसका सीरीज पढ़ने का मन हो तो यहाँ पर सीरीज वीडियो में उपलब्ध है, आप आराम से पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।